वही सही जीवन की चाल समझे, वही सही जीवन की चाल समझे। जो सफर में धूल को गुलाल समझे, जो सफर में धूल को गुलाल समझे। कांटे साथ छोड़ेंगे ना कभी, कांटे साथ छोड़ेंगे ना कभी। तो क्या गुलाब उनका काल समझे, वही सही जीवन की चाल समझे। जो सफर में धूल को गुलाल समझे, वही सही जीवन की चाल समझे। जो सफर में धूल को गुलाल समझे। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपनी YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क के बारे में। वैसे दोस्तों, अगर आप डेली के व्यूअर हैं मेरे YouTube चैनल पर, तो आपको पता होगा कि दोस्तों हम लोग इसके पहले भी कनिष्क के बारे में 2 वीडियो में चर्चा कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत चीजों को जाना है और आगे कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम लोग आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें हम लोग आज क्या बात करेंगे। तो सबसे पहले आप को बता दूं कि दोस्तों कनिष्क ने चीन के साथ भी युद्ध किया था, तो इसके परिणाम क्या हुए इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात की दोस्तों, ये अंतिम वीडियो होगा, इसलिए हम लोग कनिष्क वंश को खत्म करेंगे और इसके आगे भी जानेंगे कि कनिष्क के बाद कुषाण वंश में कौन कौन से शासक आए और कनिष्क के कौन कौन से शासक उत्तराधिकारी कनिष्क के बाद बने। इन तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, ये वीडियो किसी भी तरह आपको प्रभावित करे ना, तो दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे हम होता क्या है दोस्तों, हमको इंस्पिरेशन मिलता है ताकि हम अच्छे एनर्जी के साथ मेहनत करें और आपके साथ आपका हमेशा सेवा करने का मौका मुझे मिले। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि पिछले वीडियो को देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग किस तरह से कुषाण वंश को विश्लेषण करके पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूं। चलिए दोस्तों, कुषाण वंश को हम लोगों ने 2 भागों में बांटकर अध्ययन करने का ये निर्णय लिया था, वही हमारा प्रक्रिया चल रहा है। तो मैं बता दूं कि कुषाण को 2 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ रहे थे। पहला तो कुजुल कटफिसेस वंश, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, बिल्कुल इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी कनिष्क वंश के बारे में बात करेंगे। तो कनिष्क वंश में हम लोगों ने कनिष्क के बारे में केवल 2 वीडियो में चर्चा किया है। पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं दोस्तों, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हालांकि इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं किस तरह से कनिष्क ने चीन के साथ अपना युद्ध किया, क्या परिणाम हुए, इसके बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि कनिष्क का जो शासनकाल रहा 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा भारत में। हालांकि कहीं कहीं दोस्तों इनका शासनकाल 102 ईस्वी का अंतिम तिथि दिखाता है, तो इसे घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऑप्शन में जिस तरह से आएगा उस तरह से आपको टिक आउट करना है, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ कि कनिष्क ने चीन के साथ भी युद्ध किया था। इसके पहले तो हम लोगों ने तमाम चीजों पर बात किया था, जैसे कनिष्क ने भारत में किस तरह अपने साम्राज्य को विस्तार किया, किस तरह साम्राज्य को बढ़ाया। इन तमाम चीजों पर हम लोगों ने बात कर लिया है पिछले वीडियो में।
तो मैं उचित नहीं समझूंगा उन चीजों को फिर से रिपीट करना, क्योंकि रिपीट करने से दोस्तों केवल समय का लॉस होगा। आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, तो मैं बता दूं कि कनिष्क ने चीन के साथ भी युद्ध किया था, और युद्ध क्यों किया था इसके बारे में वैसे तो कहा जाता है कि साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध हुआ था, लेकिन कहीं कहीं ये भी पता चलता है कि इसका युद्ध का मुख्य कारण ये था कि कनिष्क अपनी समता का अधिकार जताते हुए इसने क्या किया कि चीन के एक कन्या थी, ठीक है दोस्तों, चीन की एक कन्या थी, सॉरी कन्या नहीं, चीन की एक राजकुमारी थी, जिससे इसने अपने साथ विवाह करने का एक प्रस्ताव रखा। और इस तरह से इसने क्या किया कि चीन में अपने एक राजदूत को भेज दिया, चीन में एक राजदूत को भेज दिया अपने उद्देश्य से कि मैं चीन के राजकुमारी से शादी करूंगा। इस पर हुआ क्या कि दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए उसमें हुआ क्या कि वैसे तो बताया जाता है पहले कि कनिष्क ने चीन के साथ युद्ध किया, किस प्रकार से किया। तो वैसे जो युद्ध हुआ दोस्तों, कहीं कहीं ये मिलता है कि ये युद्ध जो हुआ ये चीन के चीनी तुर्किस्तान जो मध्य एशिया में पड़ता है, चीनी तुर्किस्तान में दो तीन क्षेत्र आते हैं, दो तीन प्रदेश आते हैं, जैसे कि काशगर था, यारकंद, खोतान, इन तमाम साम्राज्यों पर अधिकार जताने के क्रम में ये युद्ध हुआ था। तो आखिर ये युद्ध हुआ तो दोस्तों इसका कहीं कहीं और भी प्रमाण मिलता है कि ये अपने शादी करने के उद्देश्य से ये अपने एक राजदूत को चीन में भेजा था। लेकिन हुआ क्या कि चीन में उस वक्त जो था होती का शासन चल रहा था। किसका? चीन में होती का शासन था। उसका एक सेना नायक था जिसका नाम था पान चाओ, ठीक है दोस्तों, पान चाओ था, और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था पानियांग। ये चीन के पक्ष से हो गया, ये सारी जानकारी चीन के पक्ष से हो गई। तो दोस्तों वैसे चीन में पहले काशगर, यारकंद, खोतान आते थे जो कि चीनी तुर्किस्तान के अंतर्गत आता था। और इधर कनिष्क क्या किया कि कनिष्क अपनी समता का उपयोग करते हुए सोचा कि इधर का मैं राजा हूँ ही, और फिर उधर की रानी के साथ क्यों ना हम शादी कर लेते हैं, मैं भी राजा हूँ, वो भी चीन की रानी है, तो क्यों नहीं हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो इस प्रस्ताव को रखते हुए इसने अपने एक राजदूत को चीन में भेज दिया। और वो राजदूत गया तो किसके पास गया? उस वक्त चीन में इसका होती का शासन चल रहा था, होती जिसका एक सेना नायक था पांचाओ। इस पांचाओ के पास वो राजदूत आया जो कनिष्क ने भेजा था शादी के प्रस्ताव को लेकर। उसने जब पांचाओ के साथ इस तरह की बातें की तो पांचाओ अपने सेनापति का अपमान समझा। क्या पांचाओ जो था अपने सेनापति का अपमान समझा? ये कैसे हो सकता है? इसने क्या किया कि होती के पास पहुंचा, पांचाओ होती के पास पहुंचा और इस तरह के प्रस्ताव को रखा। वहां पे इस राजदूत को, कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया गया। कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया गया क्योंकि ये पांचाओ नहीं समझता था कि ये हमारे हित में है। ये अपना तिरस्कार समझ लिया, अपने सेनापति का तिरस्कार समझ लिया, जिसके वजह से इनको बंदी बना लिया गया। पता चला कि धीरे धीरे समय बीतता गया, पता चला कि दोस्तों कनिष्क को ये पता चला कि कनिष्क का राजदूत जो गया था प्रस्ताव को लेकर अभी तक आया नहीं, कोई सूचना नहीं मिली। बाद में पता चला कि उसको तो बंदी बना लिया गया, इस तरह जो कनिष्क था बहुत गुस्सा हुआ। इस गुस्से के कारण इसने क्या किया, इसने पामीर के पठार के उस साइड अपनी सेना को तैनात कर दिया। अपनी सेना लगभग 70,000 घुड़सवार सेना को उधर पामीर के पठार की तरफ भेज दिया युद्ध करने के लिए। अब इधर तो युद्ध छिड़ गया। हालांकि जो युद्ध हुआ दोस्तों चीन और भारत में, जो कि कनिष्क इधर से अपना पक्ष कर रहा था, कनिष्क ने पहले युद्ध में तो हार गया। कनिष्क ने पहले युद्ध में किससे हारा दोस्तों? पांचाओ से हार गया। पांचाओ से कनिष्क पहले युद्ध में हार गया। ये उद्देश्य था युद्ध का, शादी का प्रस्ताव रखना। और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि काशगढ़, यारकंद और खोतान पर इसको अपने आधिपत्य में करने के लिए इस पर इस तरह के युद्ध हुए।
तो मेन जो मुख्य कारण था दोस्तों, ये बंदी बनाने के कारण ही हुआ था, क्योंकि इसने पांचालों के पास जो प्रस्ताव रखा उसको बंदी बना लिया, उसके कनिष्क के राजदूत को, जिसके वजह से ये हुआ कि ये इन लोगों में युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि कनिष्क हार गया, बुरी तरह से हारा, लेकिन हार माना नहीं। हारने के बाद भी कनिष्क हार माना नहीं, फिर से युद्ध की तैयारी कर दी और युद्ध की तैयारी करके फिर दोबारा युद्ध करने को मजबूर कर दिया चीन को। और वहां पे पांचालों के स्थान पर, दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, पांचालों के स्थान पर उसका पुत्र अब शासन कर रहा था। किसका? पांचालों का पुत्र शासन कर रहा था, जिसका नाम था पानियांग। पानियांग शासन कर रहा था और इधर से कनिष्क दूसरी तैयारी कर लिया युद्ध करने के लिए। दूसरे युद्ध में इसने जीत हासिल की और इस तरह से ये युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। तो दोस्तों, पहले युद्ध में अगर बात करें तो ये कनिष्क जो था पहले युद्ध में पांचालों से हार गया, लेकिन दूसरी युद्ध में पानियांग से ये जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि पांचाल उस वक्त शासन काल में नहीं था, वो मर चुका था, इसलिए उसका जो बागडोर था पानियांग संभाल रहा था चीन की ओर से, जिसके वजह से ये कमजोर पड़ गया और कनिष्क इसकी फायदा उठा लिया। और इस तरह से इन दोनों में, चीन के साथ भी कनिष्क का संबंध था, इस तरह से युद्ध का। उसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि कनिष्क की जो मृत्यु होती है, कनिष्क की मृत्यु भी बहुत दुखद होती है दोस्तों। वैसे कनिष्क साम्राज्य में दोस्तों देखा जाए तो कनिष्क की मृत्यु बहुत दुखद होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनका जो दिग्विजय का क्योंकि ये बहुत ही उदारवादी था। कनिष्क जो था बहुत ही उदारवादी था, अपने दिग्विजय के सिद्धांतों को बदला नहीं था, ये अपने हठी था, निर्दयी था। इस तरह से, इस कारण से इनका जो जनता के बीच इनका जो व्यवहार था बहुत ही खराब होने लगा था और इस तरह से जनता में ये बिल्कुल अप्रिय हो चुका था। अब अप्रिय होने के बावजूद भी कुछ दिनों तक अपना दिग्विजय के सिद्धांतों को अपनाता रहा। हालांकि दोस्तों कनिष्क जो था बौद्ध धर्म को अपना लिया था, कनिष्क जो था बौद्ध धर्म को अपना लिया था, फिर भी बौद्ध धर्म के अपनाने के पश्चात भी ये अपने दिग्विजय के सिद्धांतों को नहीं बदला। हालांकि देखा जाए तो अशोक जो था कलिंग के युद्ध में 261 ईसा पूर्व में जब उसने बहुत भारी नरसंहार हुआ, जिसके बदौलत उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो वो तो सुधर गया था, अशोक सुधर गया था, लेकिन ये ऐसा था उदारवादी, ऐसा निर्दयी था, क्रूर था। ये बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद भी धर्म का कोई प्रभाव नहीं था इस पर और ये अपने सिद्धांतों पर चलता रहा। परिणाम ये हुआ कि जनता से भी इनकी नाराजगी हो गई, यहाँ तक कि इनके जो सैनिक थे, सैनिक भी इनसे नाराज हो गए थे, सैनिक भी इनके नाराज हो गए थे, इनको बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये खुद इनके सैनिक भी इनका विद्रोही हो गए थे। इस तरह से दोस्तों एक बार की ऐसी बात हुई, ऐसी घटना हुई कि ये उत्तरी अभियान पर जा रहा था, कनिष्क कहीं उत्तरी अभियान पर जा रहा था, उसी वक्त अचानक से ये बीमार पड़ गया। अचानक से बीमार पड़ गया तो इसके सैनिकों ने क्या किया कि इसके मुख को लिहाफ से ढककर बहुत पीटा, पीटते पीटते मौत कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो कनिष्क तो प्रतापी राजा था ही, लेकिन इसके कुछ दुर्व्यवहारों के कारण, इनके जनता में अलोकप्रियता के कारण इसकी मृत्यु बहुत ही दुखद हुई, बहुत ही दुखद। इसलिए दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इसकी मृत्यु बहुत दुखद हुई। और इस तरह से हम लोगों ने अब इसकी मृत्यु के पश्चात जो इनके अधिकारी बने, उत्तराधिकारी बने, वो कौन कौन से शासक बने इनके उत्तराधिकारी, क्योंकि इनकी मृत्यु तो हो जाए। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि ये जब चीन के साथ युद्ध किया था ना, चीन के साथ, तो वो 88 ईस्वी में लगभग किया था। कितने? 88 ईस्वी में किया था। और कितने घोड़ों का प्रयोग किया था इसने? जो घुड़सवार सेना का प्रयोग किया था वो लगभग 70,000 घुड़सवार सेना का प्रयोग किया था, जिसमें 88 ईस्वी में इसने किया था। तो ये दोस्तों ये दो मुख्य पॉइंट हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और तो चलिए, और इसमें एक चीज और
कि ये जो था दोस्तों पहले युद्ध में हार गया था चीन के साथ, जब पांचाओं के साथ युद्ध हुई तो पहले में हार गया, दूसरी जब पान यांग की शासनकाल में जब इसने अटैक किया तो इसमें ये विजय पाया। इसलिए दोस्तों यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको ये चीज याद रखना है। मृत्यु कैसे हुई? बहुत दुखद हुई, इनके अपने ही सैनिकों ने इसकी मृत्यु कर दी लिहाफ से मुंह ढक कर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी के रूप में कौन कौन आता है कुषाण वंश में। तो उत्तराधिकारी के रूप में पहला आता है वशिष्ठ, जो इसका बड़ा पुत्र था। इसका बड़ा पुत्र था कनिष्क का, जो 102 ईस्वी से लेके 106 ईस्वी तक शासन करता है। 102 ईस्वी से लेकर 106 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके संबंध में प्रमुख दो चीजें हैं, जैसे कि इसने जुष्कपुर, जो कि श्रीनगर में है, जुष्कपुर और जयस्वामीपुर का इसने स्थापना किया था। तो इससे इम्पोर्टेंट दो चीज हैं, आपको ध्यान में रखना है। श्रीनगर के आसपास में ये जुष्कपुर पड़ता है और जयस्वामीपुर, इसकी स्थापना किसने की थी? वशिष्ठ ने। और कब इसका शासनकाल रहता है? 102 ईस्वी से लेकर 106 ईस्वी तक। इसके बाद से कौन शासक आता है, इसको देखते हैं दोस्तों। इसके बाद से हुविष्क आता है। इसके बाद से वशिष्ठ के बाद हुविष्क आता है। हुविष्क का शासनकाल जब रहता है दोस्तों, वो 106 ईस्वी से लेकर 140 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। और इसने क्या किया दोस्तों, इसके शासनकाल में, वैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कनिष्क की जो राजधानी थी ये दो हुआ करती थी। कुषाणों की जो राजधानी हुआ करती थी दो थी, पहले तो पुरुषपुर थी ही, और दूसरी जो राजधानी मथुरा थी। मथुरा किसके शासनकाल में हुआ था? तो मथुरा ये हुविष्क के ही शासनकाल में हुआ था। आइए देखते हैं हुविष्क के शासनकाल में किस तरह से हो। दोस्तों रुद्रदामन का नाम आपने सुना होगा। रुद्रदामन की चर्चा हम लोगों ने शक वाले वीडियो में किया था। रुद्रदामन शक क्षत्रप था। रुद्रदामन जिसने क्या किया था कि ये कुषाणों से, ये मालवा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा क्षेत्र को कुषाणों से छीना था रुद्रदामन ने। और किसके शासनकाल में? हुविष्क के शासनकाल में, क्योंकि हुविष्क को इसने पराजित कर दिया था और इस मालवा क्षेत्र को इसने अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और इसी के शासनकाल में, हुविष्क के ही शासनकाल में मथुरा, पुरुषपुर से मथुरा में इसकी राजधानी कन्वर्ट कर दी गई। यानी कि हुविष्क के ही शासनकाल में जो पेशावर में हुआ करती थी इसकी राजधानी, जो पुरुषपुर के नाम से भी जानी जाती थी, तो उसको चेंज करके मथुरा में अब इसकी राजधानी हो गई थी हुविष्क के शासनकाल से। तो इस तरह कहा जाता है कि कुषाणों की दो राजधानी हुआ करती थी, एक तो पुरुषपुर थी और दूसरी जो राजधानी थी वो मथुरा में थी। ठीक है दोस्तों, और मथुरा में थी। मथुरा में इसने क्या किया था हुविष्क ने? मथुरा में हुविष्क ने एक सुंदर विहार का भी निर्माण कराया था। हुविष्क, तो ये दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि मथुरा के सुंदर विहार का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था और किसने कराया था? तो आपको ध्यान रखना होगा हुविष्क के शासनकाल में हुविष्क ने कराया था। ठीक है दोस्तों, ये ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। हुविष्क ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि इसके सिक्कों पर भी शिव और नंदी का चित्र मिलता है, जिसके वजह से इतिहासकारों का अनुमान ये है कि ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म से संबंध रखता है। तो दोस्तों इसका आपको ध्यान रखना हो कि हुविष्क का जो संबंध था ब्राह्मण धर्म से था। और इसने हुष्कपुर नगर की भी स्थापना की थी। किसने? हुविष्क ने हुष्कपुर नगर की भी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसका शासनकाल आता है? इसके बाद जो शासनकाल आता है कनिष्क द्वितीय का शासनकाल आता है। एक तो कनिष्क होता है, कनिष्क के बाद वशिष्ठ आता है, वशिष्ठ के बाद हुविष्क आता है, और हुविष्क के बाद ये कनिष्क द्वितीय आता है, जिसका शासनकाल 140 से 145 ईस्वी तक होता है। इसका शासनकाल 140 से 145 ईस्वी तक होता है। और इसने कई सारी उपाधियां भी धारण कर ली थी। जैसे रोमन साम्राज्य में जो कैसर की उपाधि चलती थी, इसने इसकी भी उपाधि धारण की थी। और साथ ही साथ महाराज और राजाधिराज की भी उपाधि धारण की थी। किसने? कनिष्क द्वितीय ने।
तो इससे संबंधित ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसने किस किस की उपाधि धारण की थी? महाराजा और राजाधिराज। उसके बाद कैसर, जो कि रोमन साम्राज्य अक्सर इसकी उपाधि रखा करते थे, उपाधि धारण किया करते थे। तो उसकी उपाधि इसने कनिष्क द्वितीय ने धारण की थी। उसके बाद कनिष्क द्वितीय के बाद शासन काल आता है दोस्तों वासुदेव की। वासुदेव की जो शासन काल आता है ये अंतिम शासक हुआ करते थे। हालांकि इसके बाद भी कई शासक थे, इसके उत्तराधिकारी थे, लेकिन वो सब धीरे धीरे अपना पतन होता गया उनका, और साम्राज्य भी धीरे धीरे इनका साम्राज्य में कुषाणों का अंत होने लगा था। तो दोस्तों अंतिम रूप से देखा जाए तो वासुदेव इसके अंतिम शासक हुए, जिसके शासनकाल 145 से 176 ईस्वी में हुआ। 145 से 176 ईस्वी में हुआ। और इसके शासनकाल में दोस्तों इसके शासनकाल में उत्तर पश्चिम जो भाग था, उत्तर पश्चिम के भाग इनके हाथों से छूट गया था। धीरे धीरे साम्राज्य का बिखराव होने लगा कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों। तो उत्तर पश्चिम का भाग इनके हाथों से छूट गया, और उसके साथ साथ इसका जो साम्राज्य विस्तार रह गया वासुदेव के समय तक, तो मथुरा के आसपास के क्षेत्रों तक ही इनका साम्राज्य विस्तार रह गया। उसके बाद इसके सिक्कों पर अगर देखें दोस्तों, तो सिक्कों पर इनके शिव और नंदी के भी चित्र मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वासुदेव जो था वो शैव धर्मावलंबी था। ठीक है, शैव धर्मावलंबी था कौन? वासुदेव, क्योंकि इसके सिक्कों पर शिव और नंदी का संकेत मिलता है, चित्र मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।